कि पैटर्न क्या है प्रॉब्लम के। अब देखो बेसिकली, क्योंकि इसका कनेक्शन मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था, ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो ऑटिज्म है या जो हम सिजोफ्रेनिया एपिलेप्सी की बात कर रहे हैं, फिट्स, सीजर, कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो इट इज बेसिकली वन ऑफ द मेजर एरियाज टू लुक इनटू इज न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसमें गाबा है, ग्लूटामेट है, डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इस तरीके की। बेसिकली क्या है कि ये कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, तो इनकी डिसफंक्शनिंग से प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाबा की डिसफंक्शनिंग से हो सकती है, विच इज द प्राइमरी इनहिबिटरी ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। किसी भी तरीके की एबनॉर्मेलिटी हो जाएगा गाबा के मेटाबॉलिज्म में, इंक्लूडिंग द सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब इसके प्रोडक्शन में, इसके ट्रांसपोर्ट में, जीन इनकोडिंग में, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट में। हमारे केस में ऑब्वियसली हम तो वी विल सी थ्रू द हॉरोस्कोप, ठीक है, बट हम इसको कंबाइन वहाँ पे करके देख सकते हैं। सेकेंड वन इज ग्लूटामेट। दिस दैट इज द मेन एक्सीटरी न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। और सीजर जब आता है, जब फिट्स आता है, तो इससे ग्लूटामेट लेवल बढ़ सकता है, विच कैन लीड टू जिससे न्यूरोनल जो चेंजेस होते हैं वो डैमेज कहते हैं कि हो जाते हैं, और उस वजह से सीजर सीजर होता है। और क्रॉनिक सीजर के केस में ग्लूटामेट रिसेप्टर ऑल्टर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी डोपामीन है, तो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि अगेन इट्स अ मूड इन्हांसमेंट न्यूरोट्रांसमीटर। लो डोपामीन क्या करेगा? ये भी एपिलेप्सी में एक मतलब रोल प्ले कर सकता है, इसकी डिसफंक्शन। ओके, सो epilepsy is associated with some inherited disorder of neurotransmitter, जिसमें कि ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ग्लाइसिन भी है ना। कोई भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो तो भी न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शन होते हैं। तो चाहे वो फिट्स है, सिस्टोफ्रेनिया है, एपिलेप्सी है, इन सब में न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है, क्योंकि इसके डिसफंक्शनिंग से प्रॉब्लम होती है। तो जब भी जैसे कि वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज गाबा, तो गाबा का अगर किसी भी तरीके से, अगर इसकी ये डिसफंक्शन है या लो है, तो एंजाइटी होगी, पैनिक अटैक्स आएंगे, और a person will feel agitated, frustrated, and there will be racing thoughts will keep you alive. You will not, I mean, which will keep you awake basically through all through the night. You will not be able to sleep. So when there is a low production, जब GABA का production कम होगा, तो anxiety, panic disorder, you have racing thoughts which will keep you awake, and you will feel overwhelmed always, heart palpitation ज़्यादा होगा, shortness of breath you will have. अब देखो मेडिकली कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम, अगर ये प्रॉब्लम है तो हम क्लाइंट को क्या बोलें कि आप किस डॉक्टर्स को मिले, यानी किस कैटेगरी, किस डोमेन में जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट, तो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली दे टॉक अबाउट ऑन द टॉक थेरेपी एंड द बिहेवियरल इंटरवेंशन टू ट्रीट द मेंटल हेल्थ कंडीशन, जबकि साइकेट्रिस्ट इज अ मेडिकल डॉक्टर हु प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन, जबकि साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके, साइकाइट्रिस्ट आर कंसिडर्ड टू बी द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ बाय प्रिस्क्राइबिंग मेडिकल मेडिकेशन। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि साइकोलॉजिस्ट कुछ टॉक थेरेपी के थ्रू दे सबड्यूट द सिचुएशन ऑफ द पर्सन। अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस है, तो वो सब कर सकते हैं साइकोलॉजिकली। बट साइकाइट्रिस्ट ही एक ऐसे होते हैं जो बेसिकली पूरे मेडिकली
ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, आफ्टर एमबीबीएस पीपल डू इट। उसमें वो एक ऑप्शन लेते हैं कि हमें किस एरिया में स्पेशलाइज करना है। तो अगर किसी ने साइकेट्री वाला लिया है तो तब वो ले सकता है और फिर इसके अंदर वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट की। तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या होगा? न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन द disorder of the nervous system like the brain and the spinal cord, focusing on the physical aspect of brain functioning rather than the mental health condition। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट का पार्ट है, ये मतलब न्यूरोलॉजिस्ट का रोल है। ठीक है, तो अब देखो, जब हम बात करते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, तो डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर जहाँ तक ये क्लाइंट के सिम्टम देख के कि उसका डिप्रेसिव मूड है, जब वो बात कर रहा है कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर से, तो वो एक सर्टेन क्राइटेरिया वो देखेंगे, उसको उसको बाइफरकेट करेंगे कि भाई सोमेटिक कोई कंसर्न है, एंजाइटी है, इमोशनल विड्रॉल है, डिप्रेसिव मूड है, कोई गिल्ट फीलिंग है, हॉस्टिलिटी है, कोई सस्पिशियसनेस है, हल्यूसिनेशन है, डिसोरिएंटेशन है, कुछ अनयूजुअल थॉट कंटेंट कुछ दिमाग में चल रहा है, टेंशन है, मोटर रिटार्डेशन है ना, या टेंशन है, मैनरिज्म उसके देखकर, ये सब देखकर वो उसको एक सर्टन उसमें रखेंगे कि भाई ओके ये इस कैटेगरी में है, इसको ये दवा दी जा सकती है। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि जब वो उनसे वो कॉन्वर्सेशन करेंगे तो पता लग जाएगा कि भाई बेसिकली प्रॉब्लम क्यों है, इस क्यों ट्रिगर हो रही है और क्या होता है। फिर उस बेस पे थेरेपी स्टार्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ये जानने के बाद कि वो किस कैटेगरी में है, कैसा हल्यूसिनेशन हो भी रहा है नहीं हो रहा है। अगर हल्यूसिनेशन है तो पता चल सकता है कि भाई सिजोफ्रेनिया का केस हो सकता है, नहीं तो कुछ और, है ना। ऐसे ही कोई और पैटर्न देखा, इमोशनल विड्रॉल बंदा है, सोशलाइज नहीं हो रहा है, कोई एंजाइटी है, उस बेस पे पता किया जा सकता है क्या मेडिकेशन दी जा सकती है, किस तरीके की मेडिकेशन दी जा सकती है ना। मतलब पूरे जैसे नींद ही नहीं आ रही है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, उस बेस में क्या मुझे प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए। और डिपेंड्स कि वो जहाँ तक जो क्लाइंट है वो एलोपैथी डॉक्टर यानी एलोपैथी में गया है या होम्योपैथी में गया है। इससे पहले जो भी मैंने बताया वो सब न्यूरो ट्रांसमीटर रिलेटेड जो भी था, जो मैंने बात जो भी मैं बता रहा था वो बेसिकली फिट तो दोनों जगह होगी। बट अगर हम उसमें क्या होगा, अ, हो सकता है अगर वो केस बहुत एग्रीवेटेड है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। फिर साइकेट्रिस्ट हो सकता है न्यूरो जो गाबा और सेरोटोनिन डोपामिन इनको जज करने के बाद, देखने के बाद कुछ उससे रिलेटेड कोई मेडिकेशन दे, राइट। अब सिजोफ्रेनिया के केस में जैसे बताया था न्यूरो होते हैं, डोपामिन, ग्लूटामेट, गाबा, ग्लाइसिन, एसिटिल कोलाइन, इस तरीके के हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक। तो जिंक बेसिकली क्या है, हम एलोपैथी में तो देते हैं एज इन वाइटामिन, मल्टीविटामिन, या एज अ नॉर्मल जिंक डेफिशिएंसी केस में भी जिंक बोलते हैं। तो अब जैसे जिंक की डेफिशिएंसी है ना, तो वो बेसिकली जिंक डेफिशिएंसी होगी तो विच विल लीड टू अ गाबा का इम्बैलेंस, मतलब जिंक डेफिशिएंसी लीड टू अ ग्लूटामेट टू गाबा इम्बैलेंस, and that will increase the brain inflammation which can result in a headache and anxiety, depression and other mood and cognitive related issues। तो इसलिए अगर कोई साइकेट्री से इस तरीके का कोई डॉक्टर देख रखा है तो वो देख सकता है कि भाई मुझे किस तरीके का वाइटामिन, मल्टीविटामिन मुझे सजेस्ट करना है। क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन है या लीकी ब्रेन है तो क्लाइंट को या पेशेंट को दिक्कत होगी इस तरीके की, ड्यू टू डिप्रेशन, एंजाइटी, एंड विल नॉट बी एबल टू स्लीप, हल्यूसिनेशन, और ये सब उसको सारे पैटर्न होंगे उसको। अब सप्लीमेंट क्या होते हैं, अगर एक एग्जांपल के तौर पे गाबा का लेवल रेज करना है, मैग्नीशियम हो सकता है, डॉक्टर बी कॉम्प्लेक्स बोल सकता है, प्रोबायोटिक्स बोल सकता है, अलग अलग
टॉरिन बोल सकता है, बी कॉम्प्लेक्स है, एल ग्लूटामीन है, एल थाइनिन है। इनमें से कुछ के बारे में तो मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन इन बायोलॉजिकल एजिंग इन कैंसर बुक में कुछ के बारे में मैंने बताया भी, बिकॉज दैट बुक्स इज मोर अबाउट द सप्लीमेंट्स। तो इस तरीके की चीज़ें भी को डॉक्टर मतलब बेसिकली जज करते हैं, और वो फिर वो देखते हैं कि कोई गट ब्रेन एक्सिस को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर गट ब्रेन एक्सिस का कोई प्रॉब्लम नहीं करा तो प्रोबायोटिक्स बोल सकते हैं, प्रोबायोटिक्स एज ए सप्लीमेंट दे सकते हैं। और अलग अलग तरीके की और भी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे वेलेरियन, कावा, कैमोमिल, लेवेंडर, लेमन बाम एंड पैशन फ्लावर, इस तरीके के का भी मेडिकेशन दी जाती है, जो कि अलग होम्योपैथी में भी आती है और एलोपैथी में भी आती है एज अ सप्लीमेंट फॉर्म। तो बेसिकली जो जैसे मैंने बताया, एल ग्लूटामीन, टॉरिन, एल थाइनिन, वेलेरिन, कावा, कैमोमिल, लेवेंडर और पैशन फ्लावर, इस तरीके का कोई भी वो डॉक्टर के ऊपर है, उनकी उनके एक्सपीरियंस के ऊपर है कि वो क्या सजेस्ट करते हैं, कितनी स्ट्रेंथ, कितनी पोटेंसी, कितना उसका एक दिन में उसे कितनी बार उसको वो मेडिसिन लेनी है, वो डॉक्टर के जजमेंट के ऊपर करता है। हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि बिकॉज वी वांट टू जज फ्रॉम द while looking at the कुंडली we also want to learn it, उसका बिकॉज हमें रूट कॉज जानना है, हम रूट कॉज की वजह से सीख रहे हैं, इसलिए हमें कहीं ना कहीं हम हमारा एक एज रहेगा कुंडली देखते वक्त कि रादर देन, मतलब इसकी नॉलेज है ही नहीं और हम एक प्लेन कुंडली देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर। बट आपको अगर रूट कॉज थोड़ा पता होगा और आपको पता होगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो यू ऑल्सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हिज वोकेबलरी। अगर वो कहता है मैं मेडिकल पहले एक सेशन ले चुका हूँ, डॉक्टर से 2 ले चुका हूँ, तो अगर वो कुछ ऐसी बातें बताएगा तो आपको समझ में आएगा ना। अगर वो बोलेगा एल थाइनिन, टॉरिन, एल ग्लूटामिन, गाबा, तो आपको पता रहेगा ना ये क्या चीज़ है, वरना फिर कैसे कैसे क्या ही बात करोगे आप, है ना। वो आपके ऊपर है, आपको सीधा सिर्फ कुंडली देख के प्लैनेट के ऊपर देख के बाद रफा दफा करनी है। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर चॉइस, ठीक है। तो अलग अलग इसमें तरीके के मेडिकेशन है, जैसे वेलेरिन रूट की जो है वो दिया जा सकता है, ओके। और होम्योपैथी मेडिसिन में भी बेसिकली ये आते हैं प्लांट, जो प्लांट किंगडम में जो जो मेडिकेशन है वो भी सजेस्ट एक होम्योपैथी डॉक्टर कर सकता है। यही सब चीज़ें होम्योपैथी में भी हैं। अब जैसे होम्योपैथी में बेसिकली जो कुछ कंडीशंस में जो मेडिकेशन मतलब सजेस्टेड की गई हैं इन प्रॉब्लम में, जैसे आर्सेनिकम एल्बम, तो जब ये उस कंडीशन में शायद डॉक्टर दे सकते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर दे सकते हैं, जब ओवर एंशियस होना है ना, और इजीली पर्सन गेट इरिटेटेड और फियर ऑफ सम डेथ, समथिंग लाइक दैट, फियरफुल टू बी अलोन, रेस्टलेसनेस होना, तो उस केस में डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकते हैं। उसकी पोटेंसी वो देख सकते हैं, 3x, 6x, 30 CH, 200 CH, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ऐसी बेलाडोना है, तो जो वायलेंट बिहेवियर है, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी है टू हर्ट, उस केस में दी जा सकती है। किस तरीके की सेंसिटिविटी टू नॉइस है, तो ये मेडिकेशन दी जा सकती है। अगेन वी आर लर्निंग फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, जस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। वी आर नॉट अ मेडिकली प्रैक्टिशनर सर्टिफाइड थेरेपिस्ट और अ डॉक्टर, ओके। फिर कैलकेरिया काब है, ये दी जा सकती है जब कोई किसी तरीके की, जब बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन हो, आउट ऑफ एंजाइटी हो सकता है, ओबिसिटी हो, और लेट लर्निंग हो इन टर्म्स ऑफ टू वॉक, है ना, और किसी तरीके की टिमिडिटी हो, मतलब कोई काम करने से डर लग रहा हो, तब ये दी जा सकती है। फिर लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, ये है फियर टू बी अलोन, किसी तरह मतलब अलग रहने में, एक सिंग अलूफ रहने में डर लग रहा है, अकेले रहने में डर लग रहा है। और जैसे नाइट में पर्सन इज हैविंग और मेकिंग कंप्लेन, हैव सम सॉर्ट ऑफ अ फियर, तो ये दी जा सकती है। नेट्रम एक दवाई होती है, और ये किस केस में दी जा सकती है, जब व्हेन अ पर्सन इज
ही क्राइज़ और बात-बात पे रोना जिसे हो जाए, उस केस में दी जा सकती है। किसी तरीके का कोई ग्रीफ़ है, वो सोच-सोच के ही इज़ थिंकिंग टू मच, तब ये दी जा सकती है। थिंकिंग अबाउट पास्ट अनप्लेज़ेंट इवेंट, उनके बारे में सोचना एंड देन कॉन्स्टेंटली क्राइंग, तो उस केस में दी जा सकती है। नक्स वोमिका है जब क्वेरलसम बिहेवियर हो, इस तरीके का बिहेवियर हो, स्मोकिंग की क्रेविंग हो और इरिटेबल बिहेवियर हो, इस तरीके के केस में अ, जो है ये नेट्रम दी जा सकती है। और नक्स वोमिका और फास्फोरस है वो फियर ऑफ बीइंग अलोन, डिज़ायर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड फियर ऑफ डेथ, तो उसमें दी जा सकती है। इसलिए क्यों ये इंडिकेटिव कहा जाता है, क्योंकि पैटर्न जानकर, पेशेंट के क्लाइंट पैटर्न जानकर, इंडिकेशन से पता करके वो मेडिकेशन दी जा सकती है वो। तो इसके अंदर है तो बहुत सारी मेडिकेशन, जैसे कि एक और है सेपिया है, वो दी जा सकती है। पल्सटेलिया है करके है, वो दी जा सकती है। सल्फर है, स्टारमोनियम दे सकते हैं जब यू नो किसी तरीके का फियर ऑफ डार्कनेस है, टेंडेंसी किसी में हो जाए किसी को हर्ट करने की, तो ये दी जा सकती है। तो बेसिकली बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, सल्फर दी जा सकती है जब कोई किसी तरीके का अ, मतलब कभी कभी डर होता है कि मतलब वो उसे लग रहा है कि भाई मैं जैसा भी हूँ, हाइजीन मेरी ठीक है, तो उसको लग रहा है कि आई डोंट वांट टू गो फॉर अ शावर, इस तरीके के उस केस में दी जा सकती है। बट ये सब चीज़ें पूछना पड़ता है डॉक्टर को, तो ये सजेस्ट की जा सकती हैं। फिर इसमें भी और वैरायटी बहुत सारी हैं, वो अलग अलग, जैसे किसी का अगर फियरफुल, मतलब एक और तरीके की वैरायटी की मेडिकेशंस होती हैं, वो भी दी जा सकती हैं। जैसे कि अगर a person is thinking about or having uncertainty of about anything or everything, तो then wild oat, hornbeam, इस तरीके का भी होम्योपैथी दी जा सकती है। द पर्सन इज ऑलवेज फियरफुल, देन रेड चेस्टनट, एस्पिन, चेरी प्लम, रॉक रोज भी ये दी जा सकती है। किसी तरीके का लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड अराउंड यू, देन उसमें अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो चेस्टनट बर्ड दी जा सकती है, वाइट चेस्टनट, वाइल्ड रोज ये दी जा सकती है। बीइंग ओवर सेंसिटिव टू अदर्स, देन वॉलनट एक आती है, वो दी जा सकती है। हॉली होती है, वो दी जा सकती है। ये जानना हमारे लिए ऐसे गुड गुड टू नो वाली बात है। जितना इनके बारे में पता होगा उतना अच्छा होगा। यू नेवर नो कि यू विल बी एबल टू हेल्प क्लाइंट, भाई इस तरीके का भी एक और एक दुनिया है, उसमें उसकी नॉलेज है, तो वो बता सकते हो कि भाई इस तरीके का भी है और आप किसी डॉक्टर से सलाह